सो है गाइस। आज हम बात करेंगे इंडियन लेजिस्लेटिव के बारे में। तो इंडियन लेजिस्लेटिव, तो बेसिकली लेजिस्लेटिव होता क्या है? तो लेजिस्लेटिव वो होता है जो लॉ मेकर होता है, और मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट बनाता है और उनमें अमेंड करता है, यानी उनमें कोई बदलाव होना हो तो करता है। ओके। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट है, उसमें जो लॉ मेकर होता है सेंट्रल लेवल पर वो होता है पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पर वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जनता वोट देकर अपने लीडर चुनती है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके। और यहाँ पर इंडिया इज डेमोक्रेसी विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का जो डेमोक्रेसी फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये आपका कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी तो होता क्या है? डेमोक्रेसी में दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्म हो सकता है। ओके। पहला है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन्हीं दोनों में से कोई एक को चुनती है और अपना सरकार या फिर गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं। ओके। तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर का सेपरेशन होता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर का सेपरेशन मतलब ये होता है कि पावर, दो तरह का पावर होता है। एक होता है लेजिस्लेटिव, यानी कि जो लॉ बनाता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिसी मेकर होता है। तो इन दोनों का पावर सेपरेट होता है। सो किसी एक के पास लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ बनाने का पावर होता है, और किसी एक के पास एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि पॉलिसी बनाने का पावर होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो संबंध होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन बहुत आपसी संबंध बहुत अच्छा होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूएसए आपका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। सो नेक्स्ट हम बात करें तो इंडिया का लेजिस्लेटिव। तो सेंटर में इंडिया का लेजिस्लेटिव है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट को आप तीन भाग में बांट सकते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। यानी कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट कहा जाता है, और प्रेसिडेंट होता है। ओके। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर ही पार्लियामेंट का निर्माण करता है। और इसका जो आर्टिकल मेंशन दिया हुआ है वो आर्टिकल 79 में दिया हुआ है कि तीनों मिलकर प्रेसिडेंट का तीनों मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करेगा। ओके। नेक्स्ट आता है मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को ही पार्लियामेंट का मेंबर कहा जाता है। ओके। तो चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का कंपोजिशन जो इसका संरचना है आर्टिकल 81 में दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। लोकसभा का किस आर्टिकल में मेंशन दिया हुआ है? तो इसका जो कंपोजिशन है आर्टिकल 81 याद रखिएगा। ओके। लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और लोअर हाउस भी कहा जाता है। ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो यहाँ पर लोकसभा का जो भी मेंबर होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द पीपल होता है। ओके। विथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है चलिए बता देते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का बेसिकली यही मतलब होता है कि वोटिंग। तो जिसका 18 ईयर जिसका एज 18 प्लस हो चुका है वो अपना वोट रजिस्टर कर सकता है इन देयर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विद द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, स्किन कलर एक्सेट्रा। ओके। और यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो इन 1989 61st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि कि इंडिया का जो लोकसभा का वोटिंग होता है उसमें एज कब रिड्यूस किया गया था, और कब से किस अमेंडमेंट में यहाँ पर रिड्यूस हुआ था। तो याद रखिएगा, इन 1989 61st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर ओल्ड। ओके। सो नेक्स्ट की बात कर रहे थे तो नेक्स्ट है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इंडिया जो अभी लोकसभा में करेंटली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है 545, जिसमें से स्टेट का है 524, यूनियन टेरिटरी का है 19, और एंग्लो इंडियन का है 2। ओके। तो एंग्लो इंडियन बेसिकली होता क्या चलिए बता देते हैं। तो एंग्लो इंडियन यहाँ पर देखिएगा 2 पर्सन है। ओके। यहाँ पर 2 पर्सन है। मेल शुड बी यूरोपियन ऑरिजिन एंड फीमेल शुड बी इंडियन ऑरिजिन। ओके। और इन दोनों का जो मैरिज कैरेमनी होता है
और इन लोगों के बीच जो संतान उत्पन्न होता है उसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो बेसिकली यही मतलब है। तो इसका जो सीट होता है वो नॉमिनेटेड होता है, ओके। इसका इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट इसे नॉमिनेट करता है। 545 में इसमें 543 इलेक्टेड होता है और 2 होता है नॉमिनेटेड। नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ओके। तो यहाँ पर स्टेट का होता है 524, यूनियन टेरिटरी का होता है 19 एंड एंग्लो इंडियन का होता है 2। याद रखेगा, कीवर्ड है, ओके। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? तो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 552 यानी कि 552, जिसमें स्टेट का होता है 530 और यूनियन टेरिटरी का होता है 20 और एंग्लो इंडियन का होता है 2, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा मेंबर का जो एलिजिबिलिटी क्या हो सकता है? तो पर्सन शुड बी इंडियन सिटीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड देन आता है आपका एज, एज शुड बी 25 ईयर ओल्ड मिनिमम, ओके। नॉट होल्ड, नेक्स्ट आता है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो ऑफिस होल्ड प्रॉफिट होता है उसमें होल्ड नहीं होना चाहिए, ओके। एंड देन नेक्स्ट आता है शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, यानी कि कर्ज में डूबा नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है डेब्ट यानी कि कर्ज, नॉट इन डेब्ट। सो ये होता है आपका एलिजिबिलिटी। 4 क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी के लिए। एंड देन आता है आपका ओथ। तो एक बार आप मेंबर बन गए तो उसके बाद ओथ किसके सामने लिया जाता है, चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सामने। और अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट रहता है तो सम पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए किसी पर्सन के सामने, ओके। सो नेक्स्ट आता है आपका वैकेशन सीट ऑफ लोकसभा। सो अगर आप लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहते हैं तो फ्रॉम द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो आपका लोकसभा छीन सकता है, सीट छीन सकता है, ओके। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है राइट हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो आपका रेजिग्नेशन लेटर है वो आप स्पीकर ऑफ लोकसभा को दे सकते हैं, जो आपस में इलेक्टेड होते हैं और चुने जाते हैं। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो ओथ होता है वो प्रेसिडेंट के सामने लिया जाता है, बट जो आपका रेजिग्नेशन लेटर है वो स्पीकर के सामने दिया जाता है, ओके। उसके बाद आता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ओके। यहाँ पर डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, चलिए बता देते हैं। डिफेक्शन का मतलब होता है, मान लें कोई एक पर्सन है, वो किसी पार्टी में वोट लड़ता है और वो जीत जाता है, ओके। वो जीत जाता है एंड देन उसके बाद वो पार्टी बदलने की कोशिश करता है, ओके। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो यही है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ओके। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपकी लोकसभा की सीट छीन सकती है। सो नेक्स्ट आता है आपका टेन्योर। तो लोकसभा मेंबर का टेन्योर कितना होता है, चलिए बता दें। तो लोकसभा मेंबर का टेन्योर होता है 5 ईयर, ओके। हर 5 साल के बाद लोकसभा डिज़ोल्व होता है, ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के बाद ही डिज़ोल्व हो। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, जब कभी भी वो लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकता है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।